गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो हमने लास्ट क्लास में जो टॉपिक कवर किया था वो था हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इन दोनों को अगर हम देखें तो फर्क कुछ नहीं है, डेफिनेशन सेम ही है। अगर मैं बोलता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ क्या होता है जनरली, तो आप बोलो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ये जनरल डेफिनेशन हो गई। बट अगर मैंने पूछ लिया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ, तो ये भी सेम है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। बट इसमें जो वन ऑफ द मीडियम है दैट शुड बी एयर। बस ये फर्क है कि अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो नियर अराउंड सेम है, बस कंडीशन ये है कि व्हेन आई से एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सो इट इज वन ऑफ द मीडियम शुड बी एयर, ठीक है, या फिर वैक्यूम। तो जितने भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनाए जाते हैं, जैसे मान लो मैंने बोला ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो वो सारे एब्सोल्यूट होते हैं, हमेशा याद रखना। अगर मैं किसी सब्सटेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता रहा हूं तो इट इज ऑलवेज एब्सोल्यूट। एंड व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर एंड वैक्यूम? इट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमने याद रखना है फॉर डूइंग न्यूमेरिकल्स। अब हम इसी में आगे चलते हैं। यहाँ पे तो हमने रिफ्रैक्शन पढ़ लिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कि रिफ्रैक्शन का हम अपने डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पे हम इसको देखते हैं। तो हम बहुत जगह पे देखते हैं। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे आपको दिखाई हुई हैं। जैसे ये कप है, इस कप के अंदर एक कॉइन डाल रखा है हमने और हम साइड से इसको देख रहे हैं। तो कॉइन तो बेस पे है बट इसका बेस ना थोड़ा सा उठा हुआ नजर आता है। तो जो ये वाली हाइट है, जो एक्चुअल हाइट नहीं है, उसे हमने एच डैश ले लिया, और जो एक्चुअल हाइट है उसे हमने एच ले लिया। तो यहाँ से एक और फॉर्मूला बन जाता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, कि रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ। यानी अगर मैं यहाँ से रिफ्रैक्शन के हिसाब से फॉर्मूला बनाऊं तो n would be equal to h by h dash. So this you have to learn. तो आप इसे लर्न कर लीजिए और नोट कर लीजिएगा। अब हम इसी में आगे चलते हैं एंड लेट्स ट्राई टू सी द अदर एग्जांपल आल्सो। अब देखो ये दूसरी एग्जांपल है। अगर आप यहाँ पे देखें तो पेंसिल को पानी में डिप किया हुआ है और जब हम इसको देखते हैं तो हमें लगता है टूट गई है पेंसिल। तो एक्चुअल में पेंसिल टूटी नहीं है, ये रिफ्रैक्शन के कारण ऐसे नजर आ रही है। जैसे यहाँ पे भी तो रिफ्रैक्शन था ना, बेस ऊपर को उठा हुआ नजर आ रहा था, तो ये भी रिफ्रैक्शन है। तो ऐसे ही हमारी डेली लाइफ में बहुत एग्जांपल्स हैं, तो आपको मैंने कुछ एग्जांपल से समझाने की कोशिश की है। तो जहां पे भी कोई चीज इस तरह से टूटी हुई नजर आए, क्योंकि रे बेंड हो गई और हमारी आंख बेंडिंग को नहीं देख सकती, तो हमें वो पेंसिल टूटी हुई नजर आती है। तो इसमें भी वही हाइट वाला फॉर्मूला लग जाएगा, रियल हाइट अपॉन अपरेंट हाइट। सो आप एक बार ये दोबारा देखें फॉर्मूला। कई बार ना हाइट निकालने के लिए ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, तो हाइट निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला लगाएंगे कि उसकी रियल हाइट कितनी है और अपरेंट हाइट कितनी है। अपरेंट मतलब जो हमें दिख रही है वो वाली कितनी है, उसकी रेशियो निकाल लो, वो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर आ जाता है। और कई बार इससे अपरेंट हाइट या रियल हाइट का क्वेश्चन बनता है। तो ये मैं अभी थोड़ी देर के बाद आपको करवाऊंगा। आप लोग अपनी कॉपी में इसके लिए पेज छोड़ दो, जब वीडियो भेजूंगा वहां से पॉज करके बेटा लिख लेना, या आप लोग साथ साथ लिखते रहो। अब हम चलते हैं आगे। हमने दो एग्जांपल्स देख ली। अब हम एक टेबल पढ़ेंगे जिस टेबल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है अलग अलग सब्सटेंसेस का। जैसे एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, आइस का कितना होता है, तो ये सारे एब्सोल्यूट होते हैं। कीप इन माइंड कि अगर मैंने बोला ना कि ये एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है या ये ग्लास का है या ये वाटर का है, तो ये हमेशा एब्सोल्यूट ही होते हैं। कीप इन माइंड दे आर ऑलवेज एब्सोल्यूट। किसी भी सब्सटेंस का अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया जाएगा तो वो एब्सोल्यूट होता है। एब्सोल्यूट का मतलब C बाय V, मतलब वन ऑफ द मीडियम इज योर एयर। और एयर में वेलोसिटी कितनी होती है लाइट की? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये टेबल आपको याद नहीं करना है। कई बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या हम ये टेबल याद कर ले। नहीं नहीं, आप इसमें कुछ याद कर लो, जैसे एयर याद कर लो, वाटर याद कर लो, कैरोसिन याद कर लो, बस और कुछ नहीं। अब इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस बनेंगे, किस तरह से किए जाएंगे, तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया। जब भी किसी सब्सटेंस का होगा ना तो वो हमेशा एब्सोल्यूट होता है, तो फॉर्मूला ये वाला लगने वाला है।
और c होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, तो ये हमेशा इतनी रहेगी 3 × 10⁸। तो ये आपने अपने ब्रेन में डाल लेना है कि वेलोसिटी आपने खुद लेनी है 3 × 10⁸ एयर की, है ना, लाइट की एयर के अंदर। तो इस तरह से है। तो ये अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ सबका दिया हुआ है। अब इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जो बेटा हमने ध्यान में रखने हैं, तभी हम इसके न्यूमेरिकल्स को कर पाएंगे। तो अब मैं आगे ले चलता हूं और इसको समझाता हूं। जैसे अब ये मैंने नोट बनाया, इसमें नोट 1 देखो, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज सिंपली कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी जो ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है ना आपको, ग्लास का, ऑयल का, बेंजीन का, एयर का, वाटर का, या आपका ये रॉक सॉल्ट का, रॉक सॉल्ट इज योर NaCl, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें, डायमंड का, तो ये सब एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट मतलब ये वाला फॉर्मूला हमेशा लगेगा। अब इसी को ध्यान में रखते हुए कुछ चीजें बताई गई हैं। पॉइंट नंबर 2, अ मीडियम विद लार्जर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है? अ मीडियम विद लार्जर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ डेंसर मीडियम, या फिर ऑप्टिकली डेंसर मीडियम एज कंपेयर टू अदर। अब आप ये ध्यान रखें कि मान लो आपको दो मीडियम दे दिए, उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है ना, उसकी डेंसिटी, अपना वो डेंसर मीडियम माना जाएगा, ऑप्टिकली डेंसर। ठीक है। उसके बाद ऑप्टिकली डेंसिटी ऑफ मीडियम डिटरमाइन एबिलिटी ऑफ मीडियम टू रिफ्रैक्ट लाइट। तो ये तो हमने पढ़ा ही हुआ है कि अगर लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर में जाए तो टूवर्ड्स नॉर्मल बैंड होती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अपना डेंसर टू रेयरर जाए उल्टा, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो एक में टूवर्ड्स द नॉर्मल और एक में अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये हमने पढ़ा हुआ है। नोट फ्रॉम टेबल that an optically denser medium may possess greater mass density. For example, kerosene oil has a refractive index higher than water. So therefore, kerosene oil is optically denser than water, but mass density of kerosene oil is less than mass density of water. तो ये जस्ट कुछ चीजें हैं जो आपने ध्यान में रखना है। देखो, जैसे आपको, जैसे मैंने बोला, एयर और आइस को कंपेयर करो, ठीक है, कंपेयर करो। देखो, एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, अप्रोक्सीमेटली 1 है, आइस की 1.3 है। तो किसकी ज्यादा है प्रभजोत? एयर की ज्यादा है या आइस की ज्यादा है? आइस की ज्यादा है। तो अब मेरा क्वेश्चन है कि इन दोनों को कंपेयर करें तो कौन सा डेंसर मीडियम एक्ट करेगा? तो डेंसर मीडियम वो होगा जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। तो अवनीत आ गया समझ में ना? तो जो ये हमने पॉइंट्स बनाए हैं, ये पॉइंट्स आप लोगों ने बेटा कॉपी में लिख लेने हैं और याद रखने हैं। इन पॉइंट्स के बेसिस पे आप चीजों को बता सकते हो। और अभी हम थोड़ी देर में न्यूमेरिकल करेंगे, तो ये पॉइंट्स हमें और क्लियर हो जाएंगे। तो इन 4 पॉइंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है नंबर 2, जो हमारा 10th में यूज होता है। पहले वाला तो हमें पता ही है, बाकी तो नॉर्मल यही पॉइंट को घुमा फिरा के बताया जा रहा है। तो ये पहले 2 पॉइंट ही मेन है। एक बार फिर से देख लीजिए, ये अलग अलग मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। तो अगर हम किसी दो को कंपेयर करें, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वो डेंसर हो जाएगा। जैसे मैं आपको बोलूं, वाटर और कैरोसिन में कौन डेंसर मीडियम है? बताओ, वाटर और कैरोसिन में कौन सा डेंसर मीडियम है? देखो, कौन सा केरोसिन। डेंसर है? कैरोसिन, यस। केरोसिन। है ना, कैसे पता केरोसिन। चला हमें? पॉइंट नंबर 2 कहता है अ मीडियम विद लार्जर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ऑप्टिकली डेंसर या शॉर्ट में डेंसर मीडियम बोल दो। अब हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं और हम इसे करेंगे। तो आप लोगों को मैं नोट करने का भी टाइम दूंगा, तो उससे पहले हम ये कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं और फिर आपको मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा नोट करने के लिए। लो जी, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, यू आर गिवन कैरोसिन, यहाँ पे लिख लेते हैं, यू आर गिवन कैरोसिन, फिर आपको दिया हुआ है टर्पेंटीन ऑयल, और आपको दिया हुआ है वाटर। ठीक है। इन विच ऑफ दीज डज लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट, यूज इंफॉर्मेशन गिवन इन टेबल। तो हम सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख लेते हैं। सो देखो, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कैरोसिन का है 1.44। तो कैरोसिन का है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.44। वाटर का कितना था याद है? 1.33 था आई गेस सो। 1.33, यस। और कौन सा रह गया? टर्पिन ऑयल। तो ये रहा टर्पिन ऑयल 1.47। तो टर्पिन ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.47, ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। लो, अब आप क्वेश्चन पढ़ो और मुझे आंसर बताओ।
कह रहा है कि आपको तीन चीजें दी हुई हैं, कैरोसिन, टर्पेंटिन ऑयल एंड वाटर। कहता है कि टेबल यूज करो, बताओ किस में लाइट फास्ट जाएगी। तो जो रेयरर मीडियम होगा, रेयरर मतलब जिसकी वैल्यू सबसे कम होगी, तो सबसे कम किसकी है? देखो एन सबसे कम वाटर। किसका है? वाटर। सो वाटर। हम ये बोलेंगे वाटर इज, इन सबके साथ अगर कंपेयर करें तो वाटर जो है हमारा रेयरर मीडियम बन जाएगा। तो रेयरर मीडियम बन गया तो वेलोसिटी जो है यहाँ पे फास्ट होगी। सो लाइट ट्रैवल फास्टेस्ट, तो यहाँ पे आएगा कि यहाँ पे स्पीड लाइट की फास्ट होगी एज कंपेयर टू अदर मीडियम। तो ये रेयरर मीडियम हो गया। तो बस ये लिख देंगे, इस केस में लाइट की जो स्पीड है, लाइट ट्रैवल फास्टेस्ट इन दिस मीडियम। तो इट इज डन। अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन में। पहला तो बड़ा आसान था, अब हम सेकंड को समझ लेते हैं। सॉल्यूशन नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। ऐसे लिख देता हूं, डायमंड कितना दिया हुआ है? कितना दिया हुआ है? 2.42। कहता फोर है टू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, समझो अब ध्यान से कैसे करना है इसको। मैथमेटिकली करना है, थ्योरेटिकली नहीं करना। इफ यू सी योर डिफरेंट बुक्स, तो कहीं पे मैथमेटिकली, कहीं पे थ्योरेटिकली दिया हुआ है। जैसे मैं करवा रहा हूँ वो बेस्ट तरीका है, उसी तरीके से करो। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का दिया है 2.42, फॉर्मूला लगा लो, n इज इक्वल टू c बाय v, क्योंकि एब्सोल्यूट होता है हमेशा। मैंने बताया ना, जब भी कोई सब्सटेंस का दिया हो वो हमेशा एब्सोल्यूट होता है। अब n की वैल्यू कितनी है? 2.42। c की वैल्यू कितनी होती है? 3.10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और ये वाली वेलोसिटी निकाल लेते हैं, तो v वुड बी इक्वल टू 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 2.42। जब हम इसे डिवाइड करते हैं, देखो 10 की पावर को नहीं छेड़ना, नॉर्मल मैथ्स लगाओ। जब आप 3 डिवाइडेड बाय कितना करोगे? कितना करोगे बोलो? 3 डिवाइडेड बाय 2.42 करोगे तो आपका आंसर 1.24 के अप्रोक्सीमेटली आता है। अब ठीक है, तो ये आ जाएगा 1.24 मीटर पर सेकेंड, बस ये मतलब है। तो इफ 3 इज डिवाइडेड बाय दिस, तो 1 इंटू 2.4 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब 10th वाले बच्चे पता क्या गड़बड़ करते हैं, पहले तो वो ये पावर देख के डर जाते हैं कि हो मैं कैसे सॉल्व करूंगा इस पावर को। तो इस पावर को कुछ करना ही नहीं है, आपने क्या करना है, इनको बाकी चीजों को, पावर को वैसे ही रहने दो, जो बाकी चीजें उनको कर लो। तो 1.24 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब क्वेश्चन क्या था देखो, क्वेश्चन कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड दिस, व्हाट डू मीन बाय दिस स्टेटमेंट। पूरा सॉल्व करो, लिखो इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट डायमंड के अंदर इतनी है, बस ये मतलब है और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। सो बहुत ही सिंपल है, पूरा सॉल्व कर देना है, फिर एंड में लिखना है दिस स्टेटमेंट मीन्स velocity of light in diamond is 1.24 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलो इसे नोट करो और मुझे डन बोलो। तो हमने बेटा इसके ऊपर क्वेश्चन कर लिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर, और हम अपनी डिस्कशन आगे ले चलते हैं और क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, अब ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कुछ बच्चों को तो इसका आंसर पता भी चल गया होगा, वेरी इजी क्वेश्चन। सो प्रभजोत आप बताइए, आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया, आंसर आपको आ गया? तो लो जी मैं बताता हूँ। A ray of light traveling in air enters obliquely into water, मतलब कह रहा है कि एक रे ऑफ लाइट है, एयर एक मीडियम है, मीडियम 1, वाटर हमारा है मीडियम 2। कह रहा है कि एक रे ऑफ लाइट ओब्लिकली आ रही है, इसको कहते हैं ओब्लिक। रे ऑफ लाइट ऑब्लिकली आ रही है एयर से वाटर के अंदर, तो हमें पता है हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे वहां पे। तो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो हमें ये भी पता है कि लाइट शुड गो स्ट्रेट, बट एयर से वाटर में आ रही है तो इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड हो जाएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या था, डज द लाइट रे बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड वाई। लो जी तो हम कर चुके हैं ऑलरेडी। तो इसका आंसर है कि एयर से वाटर में आ रही है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी। रीजन क्यों है? रीजन है कि रेयर से डेंसर में आ रही है तो वेलोसिटी कम, आपकी वेलोसिटी कम हो जाती है, कम होने के कारण ये कहाँ बैंड हो जाती है? टूवर्ड्स द नॉर्मल, एन एन डैश नॉर्मल हो गया। लो जी से भी आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर से सुनिए, कह रहा है कि रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग
इन एयर एंटर्स ऑब्लिकली इनटू वाटर, मतलब इस सिचुएशन को कहते हैं डज द लाइट बेंड टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे पहला पार्ट कि लाइट रे विल बेंड, बोलो बेंड कहाँ पे, बेंड towards the towards the normal. normal. द नॉर्मल। towards the अब उसमें normal उसने साथ में रीजन पूछ लिया है, कह रहा है वाई, तो वाई में आप बोलो ड्यू टू चेंज इन स्पीड, है ना, ड्यू, because the speed of the ray decreases in यस water. ड्यू टू चेंज इन स्पीड। अब स्पीड में क्या लिखोगे, डिक्रीज इन स्पीड, डिक्रीज, क्योंकि एरर से डेंसर में जा रही है तो डिक्रीज हो गया, तो ये आपका आंसर हो गया। चलो अब आप इसे नोट कर लो, नोट करके डन बोलो। और आपने देखा कैसे क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो हमने ये वाला क्वेश्चन कर लिया, अब और एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसी से मैचिंग। लो जी, ये वाला क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, आसान है, क्वेश्चन भी आसान है, क्वेश्चन भी बढ़िया है। तो प्रभजोत आई विल टेक योर हेल्प, क्वेश्चन रीड करो और अवनीत इसका आंसर बताएगी। चलो प्रभजोत रीड क्वेश्चन, आई विल राइट गिवन। क्या कह रहा है, Light enters from air to glass having refractive index 1.50. वेट मैं पहले गिवन लिख लूं। हमें क्वेश्चन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, ओके, और भी कुछ दिया हुआ है, व्हाट इज What is द the speed स्पीड of ऑफ light लाइट इन in the glass? ग्लास, ओके, यानी हमसे v पूछा है, ठीक है, और c तो हमें The पता ही है ना। speed of light in हाँ, अगर yes मुझे sir. ये बताओ बेटा, अगर ये ना भी दिया हो तो ये तो हमने याद किया ही हुआ है ना, अगर ये ना भी Yes दिया sir. होता तो हमने याद किया हुआ है, बट हम लिख लेते हैं दिया है, तो c 3 इंटू 10⁸ 10 raised to मीटर power 8 पर meter सेकंड। per second. अब बच्चों मुझे ये बताओ, आपको समझ में आ गया ना मैंने गिवन कैसे लिखा क्वेश्चन पढ़ के, बोलो बच्चों। Yes sir. चलो अवनीत, नाउ योर Yes, sir. टर्न, नाउ टेल मी अवनीत, अब मैं क्या फॉर्मूला लगाऊं। Sir, n is equal to c upon v. n इज इक्वल टू सी बाय वी, सी कितना है, 3 इंटू 3 into 10 10 raised to power 10. 8 अपॉन वी। अब मैं अगर v को Yes, एक sir. साइड कर लूं तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 3 इंटू 10⁸ 8 बाय n बन जाएगा। Yes, sir. अब आगे क्या होगा, 1.5 3 इंटू into 10⁸ 8 लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। yes, sir. अब इसका पॉइंट हटाऊंगा तो ये 30 आ जाएगा, आ जाएगा 30, बोलो, ये पॉइंट हटाऊंगा तो 10 आ जाएगा ना ऊपर, 30/15 आ जाएगा, Yes Yes, sir. sir. तो 30 Sir, बाय 1 into by 10 raised to इंटू power 2 8 by meter 1. per second. तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 2 इंटू 10⁸ 8 मीटर पर सेकंड। देखो Per कितने आसान second. आसान क्वेश्चन आते सुन हैं रहे थे और चलो। यहाँ पे बच्चे नहीं कर पाते। चलो इसे नोट कर लो बच्चों, नोट करके डन बोलो। लो जी, हमने बच्चों ये क्वेश्चन कर लिया और हमने देख लिया कैसा आता है। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना, जैसे मान लो मैंने ये क्वेश्चन कराया, जरूरी थोड़ी है कि पेपर में सेम क्वेश्चन आ जाएगा, हाँ फॉर्मूले सेम लगेंगे, तो आपको अपना बेटा ब्रेन यूज करना है। देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना, आगे वही बढ़ता है जो ब्रेन लगाता है, जो मेहनत करता है, ठीक है। मेहनत दो तरीके से होती है, एक तो होती है शरीर से मेहनत, जो बच्चा नहीं पढ़ता ना फिर उसको शरीर से मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, या फिर आप दिमाग से मेहनत कर लो, तो दिमाग से मेहनत करने वाले को ज़्यादा सक्सेसफुल कहते हैं, शरीर से मेहनत करने वाले को मजदूर कहते हैं, है ना। तो ये ध्यान रखना, आगे बढ़ना है तो दिमाग और शरीर दोनों चलाओ, और अगर आपने सेहतमंद रहना है तो शरीर भी चलाओ दिमाग भी चलाओ, है ना, जिसे हम एक्सरसाइज कहते हैं। तो चलो ये आपको मोटिवेशन के लिए था, मतलब मोटा मोटा ये कहना चाहता हूँ कि जो बच्चा मेहनत करेगा, मतलब जो प्रैक्टिस करेगा, बार बार रिवाइज करेगा, वो चीज़ें अच्छे से कर लेगा, किसी भी फील्ड पे ले लो, ऐसा ही है। अब आ जाओ यहाँ पे, अब आप ये देखो क्वेश्चन, अब ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आंसर मैंने ऑलरेडी दे ही रखा है इस क्वेश्चन का। यहाँ पे देखिए कह रहा है अ ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस 6 सेंटीमीटर, एक ग्लास स्लैब है उसकी थिकनेस 6 सेंटीमीटर। अब आपको पता है ग्लास स्लैब कैसा दिखता है, इज प्लेस्ड ओवर अ इंक मार्क ऑफ पेपर, मतलब ग्लास स्लैब को एक पेपर पे रख दिया, तो क्या होगा कि जो उसके अक्षर होंगे ना वो ऊपर को नजर आएंगे, जैसे टैप आपने पानी में कॉइन डाला तो कॉइन ऊपर को नजर आता है ना, तो ऐसे ही पेपर पे आप रख के देखना, अपना चश्मा ही रख के देखो, तो चश्मे भी रखोगे ना तो जो लेटर्स हैं, ब्लैक लेटर्स जो कागज पे लिखा होता है वो रेज्ड नजर आते हैं, उठे हुए। बाय हाउ मच इंक मार्क अपीयर टू बी रेज्ड, मतलब हाइट, हाइट से ही आ गया। गिवन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस, तो हमने अभी फॉर्मूला किया था, क्या फॉर्मूला किया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था हमारा, रियल हाइट अपॉन अपरेंट Upon हाइट, apparent है ना। height. बस
तो हम ये फॉर्मूला लगा देंगे, सॉल्व कर लेंगे, दैट्स इट। और क्या था, तो हो गया हमारा। तो रियल हाइट थी 6 सेंटीमीटर, यानी जो ग्लास की थिकनेस है वो रियल हाइट हो गई। उसमें कितना उठा हुआ नजर आ रहा है, 1.5 यानी 4 सेंटीमीटर पे आपका नजर आ रहा है। अपरेंट हाइट 4 सेंटीमीटर, 6 की जगह वो 4 पे नजर आ रहा है। तो यही था, उसके बाद माइनस कर लिया तो डिस्टेंस भी निकल गया और ये आंसर है। तो एक बार मैं दोबारा पढ़ता हूँ क्वेश्चन और समझिए। क्वेश्चन कह रहा है, अ ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस 6 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड ओवर अ इंक मार्क ऑन अ पेपर, बाय हाउ मच द इंक मार्क अपीयर टू बी रेज्ड, गिवन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 1.5। तो देखो हमने क्या लिखा, रियल हाइट मतलब थिकनेस ऑफ लिख दिया, फिर उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख लिया, अपरेंट हमने निकालना है तो हमने फॉर्मूला लगा दिया, जी ए लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब ग्लास टू एयर लिखा है ना, जी ए ग्लास टू एयर, जैसे 1 2 लिखते थे नॉर्मल, आप n इज इक्वल टू h बाय h डैश कर सकते हैं और इसको सॉल्व कर लेंगे। अब डिस्टेंस थ्रू विच इंक मार्क अपीयर्स टू बी रेज, तो वो माइनस हो गया, यानी 2 सेंटीमीटर के आसपास वो उठ गए थे। तो ये अब आप नोट कर लीजिए बेटा, नोट करके डन बोलिए। इस तरह के क्वेश्चन सीबीएसई में नहीं आते, क्योंकि एनसीईआरटी में ये रियल और अपरेंट हाइट वाला कंसेप्ट नहीं है, बट हम फिर भी करवा देते हैं बच्चों को, क्योंकि सीबीएसई का कुछ पता नहीं है, कभी कभार क्वेश्चन घुमा भी देती है, सो दैट यू नीड टू लर्न। चलो इसे नोट कर लो, डन बोलो। ओके जी, अब आप देखिए हमने ये क्वेश्चन कर लिया, साथ में मैंने ये भी बताया कि ये सीबीएसई एनसीईआरटी में हमारे नहीं है, बट 2-3 साल पहले एक ऐसा क्वेश्चन उन्होंने डाल दिया था, तो कर लेने में कोई बुराई नहीं है, आसान फॉर्मूला है, इजी है, प्रैक्टिस करोगे याद रहेगा। आगे चलते हैं। अब ये हमारी आज की क्लास की लास्ट स्लाइड है, और नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लेंसेज। तो अब हम एक बार इसे रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी हैं अब तक। देखो जी, हमने पढ़ा है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका फॉर्मूला होता है C/V, और यूनिट्स तो हमें पता ही हैं। फिर हमने रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी पढ़ लिया, रिलेटिव मतलब जब दो मीडियम को कंपेयर करते हैं, उसमें से एक मीडियम एयर ना हो तो, ठीक है, वैसे एयर हो तो अपना एब्सोल्यूट हो जाएगा, तो N12 N2 1 हो जाता है, और V2/V1 यानी वेलोसिटी इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन मीडियम 2, ये याद रखें। और इसी से रिलेट करके ये भी एक फॉर्मूला बना दिया गया है कि अगर लाइट एयर से ग्लास में आ रही है तो इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ द अपना ग्लास टू एयर, एयर से ग्लास में आ रही है तो रेसिप्रोकल टू ग्लास टू एयर हो जाता है। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका यूज हो सकता है, एक्स्ट्रा बुक में इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे। फिर हमने स्नेल्स लॉ भी पढ़ा था, तो स्नेल्स लॉ पढ़ा था साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, और कांस्टेंट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कांस्टेंट इज योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आपसे अगर कोई पूछ ले कि व्हाट इज स्नेल्स लॉ, सिंपली स्नेल्स लॉ, तो आप सिंपली बोलिए साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। और अभी अभी हम पढ़ के आए हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज आल्सो इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ, तो यहाँ पे एक्स वाई ले लिया, आप h बाय h डैश ले लो, इट इज अप टू u। और वैक्यूम वाला कंसेप्ट तो हमें बेटा पता ही है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अब आप खूब अच्छे से रिवाइज करेंगे और सारा कॉपी में लिख लेंगे। कई बच्चे पूछते हैं कि सर हम कॉपी में क्या लिखें, तो जो भी मैं आपको अपनी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ उसे आपने कॉपी में सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना है। तो इसके साथ बेटा हम अपनी क्लास खत्म करते हैं और आप इसी तरह से पढ़ते रहेंगे।